जय हिंद विद्यार्थियों, आपका स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन गुरुकुल टीचिंग पर। यूपी टेट, सी टेट और बी एड एंट्रेंस एग्जाम की हम तैयारी कर रहे हैं और आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट है वो है पर्यावरण अध्ययन का। यह हमारा छठा प्रैक्टिस सेट है। इसमें भी मैंने यूपी टेट, सी टेट और बी एड एंट्रेंस एग्जाम से प्रीवियस ईयर में जितने भी टॉप क्वेश्चन बने हैं वो मैंने इस वीडियो में रखे हैं। चाहे वो पर्यावरण अध्ययन का पोर्शन हो या फिर जीके का पोर्शन, मैंने टॉप क्वेश्चन इस वीडियो में रखे हैं। तो जो हमारे चैनल पर नए हैं या फिर जिन्होंने हमारी पिछली वीडियो को अभी तक नहीं देखा है वो हमारी प्लेलिस्ट से उन वीडियो को जाकर देख सकते हैं, या फिर मैंने उन वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखी है, आप वहां जाकर भी उन वीडियो को देख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। सब्सक्राइब का बटन नीचे दिया हुआ है, उस पर टच कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पर सेट कीजिए ताकि आपको आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशंस मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं अपना पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? CO2, N2O, CO या CH4? तो इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो वो है CO। CO ग्रीन हाउस गैस नहीं है। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कौन कौन सी ग्रीन हाउस गैस होती है। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और जलवाष्प, ये ग्रीन हाउस गैस हैं जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी होती है। अब इनके रासायनिक प्रतीक भी आ सकते हैं, ठीक है, जैसे इसमें रासायनिक प्रतीक दे दिया था और ये क्वेश्चन यूपी टेट एग्जाम में आया हुआ है। तो CO2 जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड है, N2O नाइट्रोजन ऑक्साइड है, CH4 मीथेन है, ओजोन आपको दे दिया तो ओजोन है O3, ठीक है, ओजोन है O3। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो CFC है, उसका रासायनिक प्रतीक क्या है? CFC। तो इस तरह आपको प्रश्नों को डिटेल में याद करना है। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर है तीसरा यानी CO। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत की प्रथम महिला IPS ऑफिसर कौन है? प्रतिभा पाटिल, पद्मजा नायडू, किरण बेदी या हंसा मेहता? तो भारत की प्रथम महिला IPS ऑफिसर कौन है? वो है किरण बेदी। ये कहाँ से हैं? ये अमृतसर से हैं। ये कब IPS ऑफिसर बनी? तो 1972 में ये भारत की प्रथम महिला IPS ऑफिसर चुनी गई, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है तीसरा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विटामिन C की कमी से होने वाली बीमारी का नाम क्या है? स्कर्वी, बेरी बेरी, रतौंधी या थकान? तो विटामिन C की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो वो होती है स्कर्वी बीमारी। बेरी बेरी, विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। विटामिन A की कमी से रतौंधी रोग होता है। और थकान किसकी कमी से होती है? थकान जो होती है विटामिन B12 की कमी से होती है, ठीक है। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर है पहला। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र है? उष्णकटिबंधीय वर्षावन, टुंड्रा, सवाना या फिर मरुस्थल? तो सर्वाधिक उत्पादक परितंत्र है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा बिल्कुल सही है। ये वन कई प्रकार के पौधों और जानवरों को आश्रय देते हैं। नॉर्मली ये भूमध्य रेखा और कर्क रेखा, मकर रेखा के बीच में पाए जाते हैं जहां भारी वर्षा होती है, इसलिए वन हमेशा हरे भरे होते हैं ये वाले। और ये वन सदाबहार वनों के रूप में भी जाने जाते हैं। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर है पहला। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कौन सा प्रथम साहित्यिक स्रोत है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद? सबसे प्रथम और प्राचीनतम साहित्यिक ग्रंथ जो है वो है वेद। वेद कितने होते हैं? वेद होते हैं 4। इनमें से सबसे पुराना, सबसे प्राचीनतम जो वेद है वो है ऋग्वेद। तो ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम साहित्यिक स्रोत है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। असम का प्रसिद्ध एक सींग वाले गैंडे वाला वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? मानस है, काजीरंगा है, गिर जंगल है या कान्हा किसली है? तो असम का एक सींग वाला वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? तो वो है काजीरंगा वन्य जीव अभ्यारण्य। ये कहाँ स्थित है? ये स्थित है असम में। मानस भी असम में स्थित है। गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है वो गुजरात में स्थित है, तो गिर गुजरात में है। और कान्हा किसली जो है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दूसरा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बीटी कपास है एक संकर पौधा, एक ट्रांसजेनिक पौधा, एक प्राकृतिक पौधा या एक औषधीय पौधा? तो बीटी कपास क्या है? बीटी कपास एक ट्रांसजेनिक पौधा है। क्या है? ट्रांसजेनिक पौधा है। इस पौधे में प्राकृतिक रूप से कीटनाशक उत्पादन करने की क्षमता होती है, जिस कारण यह स्वतः ही हानिकारक कीटों से अपनी सुरक्षा कर लेते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दूसरा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वायुमंडल में 99% भाग पर किन दो गैसों का विस्तार है? ओजोन एवं ऑक्सीजन, ओजोन एवं नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एवं ओजोन या आर्गन एवं ओजोन? इस प्रश्न का आंसर तो आप सभी को पता है कि वायुमंडल में 99% भाग पर किन दो गैसों का विस्तार है? ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का।
ठीक है। नाइट्रोजन कितना परसेंट है? नाइट्रोजन है 78.03%। ऑक्सीजन कितना है? 20.99%। ठीक है। अगर तीसरी गैस पूछी जाए तो वो है आर्गन। अब आर्गन कितने परसेंट है? वो है 0.93%। ठीक है। और आपसे पूछा जाए कि कार्बन डाइऑक्साइड कितने परसेंट है, तो वह है 0.03%। बिल्कुल क्लियर है। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर है दूसरा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पौधों में जल का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है? जाइलम, फ्लोएम, कैम्बियम या पैलिसैड से? पौधों में जल का अधिग्रहण होता है जाइलम द्वारा। किसके द्वारा? जाइलम द्वारा पौधों में जल का अधिग्रहण होता है, जल जाइलम। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा ऊतक पौधों में भोजन का परिवहन करता है, तो वो करता है फ्लोएम। ठीक है। भोजन फ्लोएम, जल जाइलम। ठीक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है पहला। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वायुमंडल की सबसे निचली परत का नाम क्या है? समताप मंडल, ओजोन मंडल, आयन मंडल या क्षोभ मंडल? तो वायुमंडल की जो सबसे निचली परत है वो कौन सी है? वो है क्षोभ मंडल। अब क्षोभ मंडल के बारे में थोड़े से तथ्य पढ़ लेते हैं। भूमध्य रेखा पर क्षोभ मंडल की जो ऊंचाई है वो 18 किलोमीटर है। कितना है? भूमध्य रेखा पर 18 किलोमीटर है। ठीक है। कितनी है? 18 किलोमीटर। अगर ध्रुवों पर पूछा जाए कि ध्रुवों पर क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितनी है, तो वो है 8 किलोमीटर। कितनी है? 8 किलोमीटर। ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। वायुमंडल की परतों का सही क्रम क्या है? सबसे पहले आता है क्षोभ मंडल, फिर आता है समताप मंडल, फिर आता है मध्य मंडल जो नहीं है इसमें, फिर आता है आयन मंडल, ओजोन मंडल समताप मंडल को ही कहते हैं। ठीक है। और फिर आता है बहिर्मंडल। ठीक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है चौथा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पर्यावरण अध्ययन में शैक्षणिक भ्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या है? यानी मूल उद्देश्य क्या है? बच्चों की ऊर्जा को विकसित करना, छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव, समाजीकरण को बढ़ावा देना या टीम भावना बढ़ाना? पर्यावरण अध्ययन में शैक्षिक भ्रमण का जो मूल उद्देश्य है वो है छात्रों को प्रत्यक्ष अनुभव करवाना पर्यावरण से। तो यानी दूसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को क्या कहा जाता है? खाद्य चक्र, श्रृंखला अभिक्रिया, खाद्य जाल या बायोमास का पिरामिड? तो खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या कहा जाता है? वो कहा जाता है खाद्य जाल। क्या कहा जाता है? खाद्य जाल कहा जाता है। यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। दक्षिण गोलार्ध का सबसे लंबा दिन किस दिन होता है? 21 मार्च, 21 जून, 23 सितंबर या 22 दिसंबर? दक्षिण गोलार्ध में सबसे लंबा दिन जो होता है वो होता है 22 दिसंबर को। कब होता है? 22 दिसंबर को होता है। और क्यों होता है? क्योंकि इस दिन सूर्य मकर रेखा पर सीधा पड़ता है, जिससे दक्षिण गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है और रात छोटी होती है। इसी घटना को मकर संक्रांति कहा जाता है। सनातन मान्यताओं में जो मकर संक्रांति मनाई जाती है वो ये मकर संक्रांति नहीं है। इन मान्यताओं में सूर्य जो है वो मकर राशि में प्रवेश करते हैं। यह भी कहा जाता है कि सूर्य अपने पुत्र शनिदेव से मिलने जाते हैं, जो उस वक्त मकर राशि का प्रतिनिधित्व कर रहे होते हैं। पिता और पुत्र के आपसी मतभेद को या अच्छे संबंधों को बनाने के लिए, यानी पिता और पुत्र के मतभेद दूर करने के लिए और अच्छे संबंध स्थापित करने के लिए सनातन धर्म में मकर संक्रांति मनाई जाती है, जो ये संक्रांति नहीं है। इस मकर संक्रांति में सूर्य जो है वो 22 दिसंबर को मकर रेखा पर सीधा पड़ता है। ठीक है। इसलिए मकर संक्रांति मनाई जाती है। और इसके अपोजिट अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है, तो वो होता है 21 जून को। 21 जून को सबसे लंबा दिन होता है, क्योंकि सूर्य जो है वो कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। ठीक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है चौथा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन स्वस्थ अस्थियों के लिए आवश्यक है? पोटेशियम एवं विटामिन के, कैल्शियम एवं विटामिन के, कैल्शियम एवं विटामिन सी और कैल्शियम एवं विटामिन डी? स्वस्थ अस्थियों के लिए क्या आवश्यक है? वो है कैल्शियम और विटामिन डी। विटामिन डी को सन विटामिन भी कहते हैं और इसका रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरोल। क्या है? कैल्सीफेरोल। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? स्कर्विक एसिड। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? वो है टोकोफेरोल। विटामिन ई का टोकोफेरोल। और विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? वो है फ्लोक्विनोन। तो ये रासायनिक नाम है इनके, आपको याद रखने हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है चौथा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बिहू भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? राजस्थान, तमिलनाडु, असम या उत्तर प्रदेश? तो भारत के किस राज्य का लोक नृत्य बिहू है? तो वो है असम का। किसका? असम का। अगर राजस्थान का पूछा जाए तो घूमर नृत्य जो है वो राजस्थान का लोक नृत्य है। तमिलनाडु का भरतनाट्यम है और उत्तर प्रदेश का क्या है? उत्तर प्रदेश का नौटंकी, रासलीला और कजरी है। बाकी आप जो जानते हैं इस बारे में वो कमेंट बॉक्स में लिखकर आप मुझे बता सकते हैं। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्राथमिक स्तर पर शिक्षण की खेल विधि आधारित है।
विकास के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, शिक्षण के समाजशास्त्रीय सिद्धांत पर, शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के सिद्धांत पर या शिक्षण विधि के सिद्धांत पर। प्राथमिक स्तर पर शिक्षण की खेल विधि जो है वो आधारित है किस सिद्धांत पर? विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। विकास और वृद्धि के 3 सिद्धांत हैं: शीर्षाभिमुख सिद्धांत, समीपो दूरस्थ सिद्धांत, ऑर्थोजैविक सिद्धांत। ये 3 सिद्धांत है जो विकास वृद्धि के सिद्धांत हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है पहला। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पृथ्वी के वातावरण की किस सतह में ओजोन परत पाई जाती है? ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीसोस्फियर या आइनोस्फियर। तो ओजोन परत जो पाई जाती है वो पाई जाती है समताप मंडल में। अब समताप मंडल को क्या कहते हैं इंग्लिश में? वो कहते हैं स्ट्रेटोस्फियर। क्या कहते हैं? स्ट्रेटोस्फियर। ट्रोपोस्फियर किसे कहते हैं? वो कहते हैं क्षोभ मंडल को ट्रोपोस्फियर कहते हैं। मिसोस्फियर मध्य मंडल को कहते हैं और आयनोस्फियर आयन मंडल को कहते हैं। और उसके बाद एक्सोस्फियर चालू हो जाता है, यानी बहिर्मंडल चालू हो जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दूसरा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन द्विबीजपत्री पौधा है? बांस, केला, गन्ना या सरसों। द्विबीजपत्री पौधा वह पौधा होता है जिसमें 2 बीज पत्र पाए जाते हैं। तो इनमें से सही उत्तर क्या है हमारा? इसमें सही उत्तर है चौथा, यानी सरसों हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा रसायन आम पकाने में प्रयोग होता है? कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बाइड या कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम कार्बाइड का जो प्रयोग होता है वो फलों को पकाने के लिए किया जाता है। यानी फल क्या है? आम भी तो फल है ना। क्योंकि कैल्शियम कार्बाइड जो है वो एसिटिक गैस का उत्पादन करता है जो कच्चे फलों को पका देता है। तो इसका ऑप्शन हमारा बिल्कुल तीसरा सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। वायु दाब मापने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है? बैरोमीटर, थर्मामीटर, सिस्मोग्राफ या हाइग्रोमीटर। तो वायु दाब मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? वो किया जाता है बैरोमीटर का। थर्मामीटर पूछा जाए तो थर्मामीटर शरीर का तापमान मापने के लिए प्रयोग किया जाता है थर्मामीटर का। सिस्मोग्राफ क्या करता है? सिस्मोग्राफ भूकंपीय तरंगें मापता है कि भूकंपीय फ्रिक्वेंसी कितनी है। और हाइग्रोमीटर जो है वो वायुमंडल में आर्द्रता नापता है, ठीक है, यानी मापता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है पहला। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। चढ़ने वाले पशु वनस्पति को कैसे बदलते हैं? बीज प्रकीर्णन द्वारा, पर परागण द्वारा, चुन चुनकर चरना या रोग फैलाकर। चरने वाले पशु सभी वनस्पतियों को बराबर नहीं खाते, बल्कि वे क्या करते हैं? वे अपनी मनपसंद की कुछ वनस्पतियों को चुन लेते हैं और उन्हें ज़्यादा खाते हैं, जिससे वह वनस्पतियाँ जो हैं वो धीरे धीरे समाप्त हो जाती हैं और उनके स्थान पर दूसरी वनस्पतियाँ आ जाती है, यानी उगाती है। तो क्या करते हैं चरने वाले पशु? चुन चुन कर खाते हैं, ठीक है, यानी चुनकर चरना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है तीसरा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक का नाम क्या है? स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय या मदन मोहन मालवीय। सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखी? तो वो लिखी है स्वामी दयानंद सरस्वती ने। तो यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा आग्नेय चट्टान का उदाहरण है? बेसाल्ट, चूना पत्थर, स्लेट या ग्रेफाइट। ज्वालामुखी उद्गार से जो सबसे पहले चट्टानें बनती हैं वो चट्टानें आग्नेय चट्टानें कहलाती हैं। इन्हें प्राथमिक चट्टानें भी कहते हैं। आग्नेय चट्टानें कौन कौन सी होती हैं? ग्रेनाइट, बेसाल्ट, साइनाइट, ये आग्नेय चट्टानों के उदाहरण है। तो बेसाल्ट हमारा बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। अवसादी चट्टानों की बात की जाए तो अवसादी चट्टानों को परतदार चट्टानें या जीवाश्म चट्टानें भी कहते हैं। शैल, कोयला, बलुआ पत्थर, चूने का पत्थर, ये सभी के सभी क्या है? अवसादी चट्टानें हैं, ठीक है, चूने का पत्थर। अगर बात की जाए कायांतरित चट्टानों की तो स्लेट, ग्रेफाइट, अभ्रक, नीस, संगमरमर और यीस्ट, ये सभी के सभी कायांतरित चट्टानों के उदाहरण हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है पहला। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? माउंट K2, माउंट एवरेस्ट, माउंट कंचनजंगा या माउंट धौलागिरी। भारत में हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है K2, यानी गॉडविन ऑस्टिन, इसे गॉडविन ऑस्टिन भी कहते हैं। काराकोरम श्रेणी पर स्थित है ये चोटी और इसकी ऊंचाई जो है वो 8,611 किलोमीटर है, 8,611 मीटर है, सॉरी, ठीक है, मीटर है। माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, मगर पूछा गया था भारत की। क्या पूछा गया था? भारत की सबसे ऊंची चोटी, ठीक है। तो माउंट एवरेस्ट जो है वो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। माउंट कंचनजंगा जो है वो सिक्किम में स्थित है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर था पहला। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। कौन सी बीमारी दूषित जल पीने से फैलती है? एड्स, टाइफाइड, एनीमिया या टिटनेस। इनमें से जो टाइफाइड बीमारी है वो दूषित जल को पीने से फैलती है। टाइफाइड जो है वो आंतों को प्रभावित करता है, इसे आंतों का बुखार भी कहते हैं और जीवाणु जनित रोग होता है, ठीक है, ये जीवाणु से फैलता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दूसरा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण है? यह हमारा अंतिम प्रश्न भी है
कि कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण है? SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड, H2S, HCl या N2? ये प्रश्न तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत बार पूछे जा चुका है, तो इसका आंसर तो आप सभी को पता है कि कौन वायुमंडलीय प्रदूषक अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक है, तो वो है SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये प्रश्न प्रीवियस ईयर में यूपी टेट, सी टेट और बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो वीडियो कैसी लगी है? अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो करें लाइक, शेयर करें जितना हो सके और सब्सक्राइब करें। आपका ही अपना चैनल है, सब्सक्राइब का बटन नीचे दिया हुआ है, उस पर टच कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पर सेट कीजिए ताकि आपको आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशंस मिल सके। कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे पूछ भी सकते हैं, मैं 100% आपकी हेल्प करूंगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, जय हिंद।